very warm welcome to one and all present here. We're back again with another company, another real estate company. We're here with Kada Constructions Limited. Kada Constructions Limited is a first-generation construction company in Nashik with a disciplined and professional approach. Formerly known as Kada Constructions Private Limited, well-established Nashik-based group company. Founded by promoter Mr. Naresh Kada in year 1994, incorporated in 2007 as Kada Constructions Private Limited. Promoter has experience of more than 2 decades in construction industry. Welcome to the channel. For our interview today, we have Mr. Kuldeep Mandalia, Chartered Accountant at Capital Knights. And for the interviewee, we have Mr. Naresh Kada, representing Kada Constructions Limited, Chairman and Managing Director at Kada Constructions Limited. I request Kuldeep sir to proceed with the interview. Thank you. Thank you, Tumin sir. Thank you so much. So, welcome Kada sir. I'm so grateful. I'm so grateful that finally we have got your time and you have provided your precious time to us to share useful information about your company. Like, your company is so prestigious. We are following your company since long. So please tell something more about your company. Thank you, Kuldeep ji. Basically, this is a Nashik-based company. We have started this company as a proprietary firm in 1994. 1994 जब पहले इस कंपनी को मतलब तब तो शायद कंपनी भी नहीं बोली जाएगी, इंडिविजुअल फर्म स्टार्ट किया था, तो पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया 6 फ्लैट्स का. ओके. 6 फ्लैट्स के बाद फिर थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाकर एक 12 फ्लैट्स बिल्डिंग हम लोगों ने हैंडओवर की. उसके बाद फिर 50 फ्लैट की, फिर 100 फ्लैट की, फिर 6 से 600 फ्लैट्स के भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी ग्रुप हाउसिंग के हैंडओवर किए. 600 फ्लैट के प्रोजेक्ट ग्रुप हाउसिंग के विद ऑल एमिनिटीज हम लोगों ने लगभग अभी तक नासिक के पेरीफेरी में 6,500 यूनिट्स हैंडओवर किए. सो मैक्सिमम रेसिडेंशियल है और 10 to 15% कमर्शियल. ओके सर. ओके. तो सर आपका जो बता रहे हो उससे ही पता चल रहा है that your hard work and your skills paid off very well and you have started from scratch and you have brought your company to the peak level. So that is very appreciable effort from your side, sir. That's nice. And sir, since long you are related to real estate sector, please tell us overview of real estate sector in India and especially in Nashik. रियल एस्टेट सेक्टर को अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो अभी जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो एक ही चीज देखी जा रही है, लास्ट प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया कि प्रधानमंत्री आवास, जो एक ट्रेंड आया हमारे लास्ट 5-7 साल में, अफोर्डेबल हाउसिंग. तो 2000 हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग में पहला प्रोजेक्ट डाला था, ये गवर्नमेंट आने के पहले ही, क्योंकि मीडियम रेंज और हाई रेंज के घर सब लोग बनाते थे उस टाइम. तो पहला प्रोजेक्ट मैंने डाला उस टाइम अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो 600 यूनिट्स का था. उसकी अफोर्डेबल कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे तो 1 BHK हम लोग बेच रहे थे 18 लाख में, 18 lakhs इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस. उसके बाद 53 lakhs में 2 BHK हम लोग उसमें बेच रहे थे, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस. वो जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया 600 फ्लैट का प्रोजेक्ट, तो 600 में से फर्स्ट फेज लॉन्च करने के बाद वो 8 दिन में 100% बुक हो गया, 150 यूनिट्स. That's awesome, sir. बाद फिर हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग के बाकी भी प्रोजेक्ट्स किए. और सही मायने में आप अगर रियल एस्टेट का सेक्टर देखोगे तो नासिक
itself is affordable. नासिक के रेट्स अगर आप कंपेयर करेंगे मुंबई और पुणे से, आज भी सस्ते हैं। और दूसरा सबसे Okay. अच्छी बात है नासिक का, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को देखेंगे कि नासिक एक सेकंड होम के लिए भी जाना जाता है, कि नासिक का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि हर बंदा मुंबई पुणे से प्रॉक्सिमिटी से तो एजुकेशन के लिए भी नासिक आना चाहता है, प्लस एक सेकंड होम के लिए भी नासिक आना चाहता है। ओके, मतलब नासिक का सर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होगा सो दैट पीपल लव्स कमिंग ओवर दैट। नासिक का क्लाइमेट अगर आप देखोगे तो साल में हम लोगों को एक आध महीना छोड़ा तो शायद एसी भी चलाना नहीं पड़ता, और फैन भी कुछ महीने यूज नहीं होता है ठंड में। ओके, अच्छा। और सर जैसे कि मैंने आपकी कंपनी थोड़ी स्टडी भी की हुई है, तो आपकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है सर, तो रेवेन्यू में मेन पोर्शन सर आपका जो जनरेट होता है वो रियल एस्टेट में है, जैसे कि आपने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग का है। तो are you planning to garner more revenue from other segments, like I have studied, like you are garnering revenue from consultancy work, and then you have civil work as well, so उसके बारे में सर थोड़ा हमको बताइए। मेनली हम लोग हैं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग, मोर देन 50% प्रोजेक्ट्स आर इन अफोर्डेबल हाउसिंग, ओके, around 20% projects are medium segment, 15% segment of higher values, and the balance is commercial. ये हमने ऐसे डिवाइड करके रखा है। तो 10 to 15% कमर्शियल हम लोग सेल करते हैं, डिपेंड अपॉन द लोकेशन। उसी के साथ आपने जो बताया कि कंपनी में रेवेन्यू और कहाँ से आता है, जैसे कि ये रियल एस्टेट सेक्टर तो है ही है, और 50% अफोर्डेबल होने की वजह से सेल्स करना इशू नहीं है हमारे लिए, और नासिक इटसेल्फ इज अफोर्डेबल रेट वाइज, तो सेल भी हो जाता है और विद इन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो जाता है। उसी के साथ रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन अगर आप बोलेंगे तो हम लोग ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हैं। तो ओके, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे हमारे पास अभी गोवा हाउसिंग बोर्ड के काम चल रहे हैं, बुल्डाना पुलिस हाउसिंग के चल रहे हैं, या और भी जगह पर जैसे एक सिविल हॉस्पिटल बना रहे हैं हम लोग नासिक में। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट हैं, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। और थर्ड, अफोर्डेबल में हमारा थोड़ा सा एक्सपर्टीज होने की वजह से उसमें जो हम लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो उसमें से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे 3 अलग-अलग जगह से इसी में जो रेवेन्यू जनरेशन का अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने और एक किया है इसमें कि पहले हम लोग लैंड परचेज करके फिर प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर डेवलप करते थे। अभी हम लोग जेवी मॉडल में जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर, तो लैंड का इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है और रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होता ओके। तो इसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग में भी इफेक्ट आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बढ़ जाएगी सर, ऐसा यही डिसीजन रहेगा कंपनी का, ऐसा ही है ना सर? है। जी बिल्कुल। ओके। और सर हमने आपकी ब्रांड नेम का भी बहुत नाम सुना है, सब आपके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं सर, तो इट इज ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम ऑफ हरी, तो उसके बारे में भी कुछ स्टोरी होगी सर, तो वो भी हम बहुत ही इंटरेस्टेड है वो स्टोरी जानने के लिए सर। स्टोरी ऐसा के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन पहला जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैंने वो हरिओम अपार्टमेंट्स के नाम से स्टार्ट किया। तो भगवान का नाम है, हरि का नाम है, ये सोच के स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर वो चेन बनता गया, हरिओम, हरि संकुल, हरि सागर, हरिवंदन। सब अभी उसमें नाम भी कम पड़ते हैं हम लोगों को, बहुत सी जगह पे रिपीट करके वो ब्रांड नेम बन गया है। हरि आगे रहेगा तो वो हमारा प्रोजेक्ट है, ये एक जाना जाता है, एक उसको एक पहचान मिल गई है। Okay. Then sir, will we see another brand name from your company, like अनदर ब्रांड नेम अभी तो ये तो जो हरि का नाम है यानी भगवान का नाम है, उसी को लेकर चलेंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए। वो तो है सर। एंड सर हम एक और चीज भी आपको पूछनी थी आपके बिजनेस के बारे में, लाइक
Are you planning to have expansion over in India, or are you planning to expansion in Nashik or Maharashtra? What are your plans about expansion, sir? रियल एस्टेट देखा जाए तो लोकल बिजनेस है। लोकल बिजनेस में ज्यादा इसमें जो बेनिफिट रहता है कभी भी। फॉर एग्जांपल डीएलएफ है, जो डीएलएफ जो दिल्ली में बेच पाएगा वो मुंबई में नहीं बेच पाएगा। तो हीरानंदानी बॉम्बे में जो बेच पाएंगे वो शायद दुबई और दिल्ली में उतने रेशो में नहीं बेच पाएंगे। ये कंपैरिजन है। तो एक्सपांशन जो मोड सोच रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे हमारा नासिक है, नासिक का पेरिफेरी है, यहाँ पर इगतपुरी है, तालुका प्लेस, संगमनेर है, या फिर औरंगाबाद है, या फिर कनेक्टेड एरियाज जो हैं उसमें हम लोग एक्सपांशन करना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों का एग्जिस्टेंस पहले ही हो, और सेम टाइम मैक्सिमम हम लोगों को जो जाना है वो मुंबई और पुणे। आज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पुणे में जितने बिकते हैं उतने मुंबई में भी नहीं है। तो ये हम लोगों का एक्सपांशन का एरिया है जिसमें आगे हम लोग अभी स्टडी और सर्वे कर रहे हैं, और कुछ ही टाइम में हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। Okay, so in that case, sir, how will you plan to raise capital, and how will you utilize your cash? Any plans for further raising of capital? सर विदाउट कैपिटल तो हमारा बिजनेस होता ही नहीं है। तो जनरली हाँ, वी आर जनरेटिंग कैपिटल थ्रू बैंक्स, जैसे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लेना होता है। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम लोग को फाइनेंस लेते हैं, और अभी जैसे कुछ पोर्शन हम लोगों ने स्टेक अभी दिया है, तो कंपनी में फंड्स आने चाहिए और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। okay, sir. Okay. And recently you have, sir, posted very good numbers. So I want to congratulate on that thing. Even after that pandemic situation, your company has posted astounding results. So please tell us something about your order book, because every investor is very attractive, like they are very interested in your company. So everybody wants to know about your order books, your company. मेनली इसके पीछे जो रीजंस हैं कि एक है कि हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा हैं, और ये पेंडेमिक ने उल्टा ये सिखा दिया कि हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए, भले वो छोटा हो। और दूसरा जो एक ट्रेंड आ गया है अभी, वर्क फ्रॉम होम, तो उसकी वजह से भी घर का जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, छोटे घर हैं, वो बिकने में ज्यादा, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बिक रहे हैं। जो लोग रेंटल हैं वो भी खुद के घर में आना चाहते हैं। तो ये पेंडेमिक का आप एक अच्छा रिजल्ट बोलिए कि हम लोगों का सेल उसमें बढ़ा। सेम टाइम हम लोगों ने ऑर्डर बुक यानी फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई किया है, तो वहां का और यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होके एक अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाया। Okay, and one of the most buzzing thing about your company right now is you have splitted the stock right now, and investors are so interested in that thing, sir. So please throw some light on that aspect as well, sir. हम लोगों को मतलब हम लोगों की कंपनी जो है वो है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, लेकिन शेयर मार्केट रिलेटेड जो है, लेकिन एक चीज तो मैं कॉमन चीज है कि स्प्लिट करने का रीजन ये है कि उसकी कॉस्टिंग कम हो जाए और हर छोटा बड़ा इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए, इसके पीछे हमारा मोटो ये था। ओके ओके, तो वो भी है सर, और इन्वेस्टर्स ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी इन फ्यूचर, इन कमिंग 5 years. डिविडेंड सी में अगर बात करेंगे तो सर डिविडेंड अभी हम लोगों ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, फ्यूचर में जैसे प्रॉफिट बढ़ता है तो आगे भी हम लोग डिविडेंड इसमें पक्का डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट रेशियो। ओके, और सर आपने आपका स्टॉक जो स्टेक था जो 65 से लेके 58% पे डाइल्यूट हुआ है,
So investors are also asking ki जी whether you have shifted your stake towards FII, FPIs. तो वो भी एक पॉजिटिव साइन मान रहे हैं सब इन्वेस्टर्स की. इवन foreign institutional investors are also interested in your company, so that is positive sign for us. तो उसके बारे में भी सर थोड़ा हमको बताइए. उसके पीछे तो रीजन ये है कि थोड़ा स्टॉक भले डाइल्यूट होता है, लेकिन कंपनी में अगर पैसा आता है तो कंपनी ग्रो होगी. तो कंपनी ग्रो करना है, हमारे पास आगे भी बहुत से ऑर्डर बुक भी आ रहे हैं और बहुत से नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं. तो नो डाउट इन सब के लिए हम लोगों को फंड्स ही लगेंगे. तो इसलिए थोड़ा पोर्शन डाइल्यूट कर रहे हैं और डाइल्यूट करके लोग कंपनी में फंड्स लेकर आ रहे हैं और कंपनी को धीरे-धीरे करके कैसे हम लोग डेट फ्री करें ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, इसके पीछे ये मोटो है. Okay. And sir, what about your future vision about this company? Like, will we see some diversification into altogether another business as well? Like simultaneously, you will running your real estate business, and we will see another business as well. What are your visions about it? तो विजन और एक्सपेंशन जो हम लोग सोच रहे हैं कि और भी हम लोग नए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स इसमें लाएं, थोड़ा सा अलग एरिया में. उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स का भी ऑर्डर बुक बढ़ाएं और उसी के साथ यहाँ या अब्रॉड जहाँ भी अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड है जो कंट्रीज, वहाँ भी हम लोग उसमें जाएं. ये 3 चीज़ों को हम लोग आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसमें आगे जा रहे हैं. Okay, sir. सेम Okay. टाइम हम Hmm. लोग जो प्रोजेक्ट्स लेंगे अभी, लैंड परचेज की जगह पर जॉइंट वेंचर में जाएँगे, तो उससे हमारा जो लैंड का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा और कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा. Okay, that's exceptional, sir. That's very nice thinking that you are planning to reduce cost consistently so that your profitability gets increased. So that is very good thing. एंड सर अभी नासिक में एक और फार्मिंग का भी कुछ बिजनेस है, तो फार्म रिलेटेड कुछ आपका रियल एस्टेट में अभी कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, क्या है वहाँ का अभी सिचुएशन? नासिक का जो बेसिक जो बिजनेस है वो इकोनॉमी ही नासिक का फार्मिंग के ऊपर टिका हुआ है. इतना अच्छा फार्मिंग होता है नासिक. यहाँ का प्याज है, अनार है, ये सब चीज़ ऑल ओवर इंडिया भी जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी जाता है, फेमस है. तो यहाँ का जो फार्मिंग है वो नो डाउट उसमें आगे ग्रोथ होना ही है और उसका और इसमें जो है ये कैश क्रॉप्स हैं. तो कैश क्रॉप्स की वजह से उसका रियल एस्टेट में हम लोगों को बिजनेस में बेनिफिट मिलता ही. ओके ओके सर. सो आपसे सर बात करने के लिए बहुत मतलब वी आर सो ग्रेटफुल दैट यू आर शेयरिंग so many good information about your company. And one more thing I want to ask you, रेंटल प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट लाने वाले हो आप? रेंटल प्रॉपर्टी जो है ना, रेंटल प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल से ज़्यादा कमर्शियल में हम लोग कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं कि नए यूनिट्स हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ अफोर्डेबल शॉप्स बना रहे हैं 2-3 जगह पर. तो अफोर्डेबल शॉप्स जो मतलब उनका जो बजट है वो 11 लाख रुपए से स्टार्ट होता है कि बिल्डिंग G+4 G+5 स्टोरी है और उसमें ऊपर फ्लोर्स पर छोटे शॉप्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बिजनेसेस जो हैं कि कुरियर वाला है, बाकी चीज़ें हैं, या फिर हम लोग उसमें एक सेगमेंट बना रहे हैं. जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक मेंस वेयर है, तो मेंस वेयर के 5-6 छोटे-छोटे यूनिट आने चाहिए, ब्रांड्स आने चाहिए. क्या होता है कि बड़े ब्रांड्स तो सब जगह एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उनका हम्म. ओवरहेड कॉस्ट बहुत है. तो छोटे ब्रांड्स को भी एक पहचान और जगह मिलना चाहिए. तो अफोर्डेबल हाउसिंग हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें रेंटल जो है, रेंटल यील्ड रेगुलर से अच्छा मिलता है. ओके सर. एंड सर ऐसा भी एक भी कंसेप्ट नया आया है मार्केट में, लाइक किसी कस्टमर को अगर आपका कोई रेसिडेंशियल या कोई भी कॉमर्शियल या कोई भी यूनिट परचेज करना हो, देन आर यू प्लानिंग टू प्रोवाइड फिनेंस एज वेल? ऐसी कोई सर्विसेज आप फ्यूचर में लाने वाले हो या ऐसा कुछ प्लानिंग आपने किया है? अभी तो जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग ये करते हैं, लॉन्च करते हैं, नो डाउट रेरा रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है. लेकिन रेरा के साथ-साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट्स है ना,
बहुत से बैंक से अप्रूवल करा के ले लेते हैं इनिशियल लेवल पे ही। उनका एक एडवांस डिसबर्समेंट फैसिलिटी है, या प्रोजेक्ट का अप्रूवल पहले से ले लेते हैं। तो कोई भी कस्टमर आता है तो उसके लिए प्रोजेक्ट का अप्रूवल और बाकी चीज़ें रेडी रहती हैं, तो फटाक से उनका ये हाउसिंग लोन या फिर शॉप के लिए लोन ईज़िली उनको 8-15 दिन में सैंक्शन होके मिल जाता ओके, और सर आप कुछ आउट ऑफ द मार्केट या आउट ऑफ द ब्लू कोई नया कंसेप्ट लाएंगे रियल एस्टेट में, सो दैट योर मोर क्लाइंट्स गेट अट्रैक्टेड टू योर बिजनेस? है। तो नया कंसेप्ट हम लोग इसमें हर टाइम अलग-अलग इनोवेटिव चीज़ें लेकर आते हैं, और दूसरा है कि जो नया कंसेप्ट है वो मैं अभी आपके साथ डिक्लेयर नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता, ओके, जो हम लोग आगे अभी दिवाली के पीरियड में, जो अभी फेस्टिव सीज़न है उसमें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। okay, then I will be very interested in like knowing your future project. तो दिवाली पे सर आपको कांटेक्ट करूंगा डेफिनेटली, पक्का। एंड नासिक भी आऊंगा। अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी आपकी अच्छी लगती है then I will definitely buy your property as well from you. यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए, और आप देखेंगे तो पक्का प्रॉपर्टी लेंगे ही लेंगे। Obviously, as we have heard your Hari brand name so many times, and it is so famous, and you have not only grown your company so much, but you have also created wealth for investors as well. So that is very good thing. एंड सर अभी जैसे कि आपने बताया कि आप अफोर्डेबल हाउसेज में भी हो, तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स में आपका कोई प्लान है, और लाइक डू यू वांट टू एक्सपांड इन दैट एस्पेक्ट एज वेल? हमारे पास लग्ज़री प्रोजेक्ट्स भी अभी भी हैं। वो क्या होता है कि कौन से लोकेशन में ज़्यादा लग्ज़री प्रोजेक्ट्स, अभी गंगापुर रोड है नासिक का, वहाँ पर लग्ज़री प्रोजेक्ट्स चलते हैं। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें 1 से सवा करोड़, 1.5 करोड़ तक के फ्लैट्स के बजट हैं, और वो लग्ज़री है, 17 स्टोरी टावर है, ट्विन टावर्स करके उसका नाम रखा हुआ है। और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो पर्टिकुलर लोकेशन में वहाँ पर वो लग्ज़री ही प्रोजेक्ट चलते हैं, छोटे यूनिट बिकते नहीं हैं। तो हम लोग सेम टाइम अफोर्डेबल में भी हैं और लग्ज़री सेगमेंट में भी हैं। Okay, sir. And what about amenities you provide other than residential houses? Like, do you provide any other extra amenities to customers? जो ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं, उसमें एक तो गेटेड कम्युनिटी होता है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी आजकल के टाइम पे बहुत बड़ा इश्यू है। लोग बंगलोज़ बेचकर हमारे फ्लैट्स में आते हैं, क्योंकि फ्लैट्स ज़्यादा सेफ हैं। उसके बाद कॉमन एमेनिटीज़ जैसे क्लब हाउस है, जिम्नेशियम है, गार्डन है, या फिर गज़ेबो है, ऐसे सब एमेनिटीज़ हम लोग वो प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करते ही हैं। और थोड़ा हाई एंड का है तो उसमें स्विमिंग पूल, बाकी भी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते Okay. एंड बेसिक फैसिलिटीज जो पार्किंग है, लिफ्ट है, वो सब प्रोजेक्ट्स में रहती है या अफोर्डेबल हाउसेज हैं। में पार्किंग, वो रहती है? मैं तो ये बोलूँगा दिस इज़ द बेसिक एमेनिटी है, जो हमको देनी ही देनी है। विदाउट पार्किंग ना तो प्लान सैंक्शन होता है, और ना ही आजकल विदाउट पार्किंग कोई फ्लैट बिकता है। तो पार्किंग, और उसके बाद ये जो है बाकी एमेनिटीज़, लिफ्ट है, बड़ा कॉरिडोर देना है, बाकी चीज़ें देनी है। तो वो तो हम लोग प्रोवाइड करते ही करते हैं, फिर अफोर्डेबल हो या फिर लग्ज़रियस हो, दोनों। Okay. And sir, what do you see future of real estate business, like overall in India and especially in Nashik? अभी नासिक का मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ, तो नासिक का मैंने जैसे आपको बताया कि नासिक का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। नासिक की वो रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, ये भी बहुत अच्छी हो गई है। दूसरा, नासिक, मुंबई और पुणे का एक गोल्डन ट्रायंगल है, नासिक, मुंबई, पुणे, उसका एक एंगल है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल का सबसे सस्ता अगर कोई एंगल है तो वो नासिक है। मुंबई और पुणे का अफोर्डेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो रेट्स, आपको मालूम है कि वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और नासिक में रेट्स अभी भी बहुत कम है। तो नासिक में रियल एस्टेट मार्केट आने वाले 10 साल तक तो इसमें ग्रोथ होना ही होना है, इतना इसमें फ्यूचर है। दूसरा, भी और नासिक में सर, मेट्रो आ रहा है, उसका सैंक्शन भी आ चुका है। नासिक में दूसरा, मुंबई से जो रेलवे कनेक्टिविटी है, वैसे पूना और नासिक का रेलवे कनेक्टिविटी का ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन हो चुका है।
2 घंटे में यहाँ से पूना जा सकेंगे आने वाले 2-3 साल के बाद। तो पूना और नासिक का कनेक्टिविटी, पूना और बॉम्बे का कनेक्टिविटी, पूना औरंगाबाद, पूना धुलिया नगर, सब ये बाय रोड भी कनेक्टेड है। फ्यूचर नासिक का बहुत अच्छा है। Okay, so as an investor, I see a lot of potential in your company that you have got a lot of business to cover up. Like you might build a metro station, airports as well. So that is good thing about your company. तो सर अभी उसमें उसमें भी आपका गवर्नमेंट का भी वो प्रोजेक्ट आएगा, तो वहाँ पे भी आपकी कंपनी को फायदा होगा, उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ बताइए हमें। अभी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेनली वी आर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, पुलिस हाउसिंग है, इसमें जो हम काम कर रहे हैं, इसी के साथ जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, तो आगे हम लोग इसमें रोड्स और ब्रिजेस में भी जाना चाहते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा क्वांटम है, बहुत अच्छा एक्सपेंशन है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो अभी इंडिया में हो भी रहा है और होना बाकी भी है। Okay, so thank you so much, sir, for sharing such useful information to us. We hope that you remain safe and your family remains fit and fine throughout the time. So thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. It's so nice of you. Thank you. What a Same here, sir. wonderful interview it was. Very insightful, Thank you. specifically how sir mentions, I mean, answers the Hari brand. I mean, even I am interested to know what would be the further projects. So thank you, sir. Thank you, Mr. Kuldeep. Thank you, Mr. Naresh, Thank for you. joining us. We'll be back again with another interview, another real estate company. So stay tuned with our channel. Please share, subscribe, and share it with everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Tumit ji. Thank you. Thank you, sir.